यहाँ पर प्रस्तुत करने वाले हैं, ऐसे सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और निवेदन करता हूँ पद्मश्री कल्याण सिंह रावत जी को, जो मैती आंदोलन के प्रणेता हैं, हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं, ऐसे रावत जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। श्रीमान रावत जी। धन्यवाद सर। आज हम भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की 135वीं जन्म मना रहे हैं। इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हमारे उत्तराखंड के युवा कर्मठ और दूरदृष्टि रखने वाले हमारे युवा मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे बीच में हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड के हमारे विद्वान डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी निशंक जी, जो कि जिन्होंने एक नई शिक्षा नीति दे करके हमारे पूरे भारत को एक नया आयाम दिया है। बड़े विद्वान हैं, बहुत सारी किताबें आप लोगों ने लिखी हैं और आपका एक बड़ा नाम साहित्य के क्षेत्र में है। हमारे बीच में उपस्थित आज की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय पूर्व शिक्षा मंत्री और हमारे वर्तमान विधायक राजपुर के श्री खजानदास जी, हमारे आदरणीय इस कार्यक्रम के समन्वयक श्री राकेश डोभाल जी, श्री प्रदीप कुमार जी, और अभी हमारे बीच में हमारे जोगड़ी साहब ने पूरी बात बताई कि हमारे किस तरह से गोविंद वल्लभ पंत जी ने अपना जीवन समर्पित किया था राष्ट्र को, और उन्होंने कितना बड़ा काम हमारे इस देश के लिए किया था। उन्होंने ये कहा था कि भी अनंत चतुर्दशी को उनका जन्म हुआ था और ये सौभाग्य की बात है कि ऐसे वक्त पर ऐसे महापुरुषों का अवतरण वास्तव में बड़ा अपना एक स्थान रखता है। लेकिन अगर मैं पर्यावरण की दृष्टि से उनको प्रभाषित करना चाहूँ तो ये भी हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि ये वो वक्त है जब हिमालय के बुग्यालों में सारे फूल खिल चुके होते हैं और इस समय पूरे अभी हम हिमालय दिवस मना रहे थे। हिमालय के बुग्यालों में इस समय आप जाएंगे तो सारे फूल बहारों में हैं, वहां पांव रखने की जगह नहीं है। ऐसे फूल जब हिमालय इस फूलों की बहार लेकर के एक उत्सव मना रहा हो और ऐसे में हमारे पंडित भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत जी का अवतरण हो रहा हो, ये भी अपने में एक सौभाग्य है। आदरणीय हमारे पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी वास्तव में हमारे बहुत बड़े स्तंभ रहे हैं। उत्तराखंड में अगर क्रांति का एक कदम बढ़ा है, विकास का कदम बढ़ा है, तो हमारे इन्हीं सशक्त पुरुषों ने अपना आशीर्वाद दिया है। अगर आप देखें कि रुद्रपुर से लेकर और काशीपुर का जो हम जिसे आध्यान का कटोरा कहते हैं, अगर उसका अस्तित्व है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे आदरणीय गोविंद वल्लभ पंत जी का एक स्वप्न था जो आज साकार दिखाई दे रहा है। और देहरादून को भी आप देख लीजिए कि देहरादून से भी हमारे गोविंद वल्लभ पंत जी की स्मृतियां जुड़ी हैं। 1930 में जब नमक सत्याग्रह आंदोलन हो रहा था और उससे पहले हमारा स्वदेश आंदोलन चल रहा था, तो बढ़ चढ़ करके आदरणीय पंत जी ने भाग लिया था और यहीं देहरादून के जेल में वो रहे थे 1930 में। और ये जेल इसीलिए भी यहाँ ऐतिहासिक है कि यहाँ हमारे पंडित नेहरू जी भी रहे थे। लेकिन इससे ज़्यादा हम अगर थोड़ा सा मैं इसको देना चाहूँ तो ये नमक सत्याग्रह आंदोलन जो कि गांधी जी का जो सबसे बड़ा आंदोलन था और जिसके उसमें इनको गिरफ्तार करके यहाँ देहरादून में रखा गया था, वही वक्त था जब उत्तराखंड में यहाँ वनों की आंदोलन की एक ज्योति जल रही थी। आपने किलाड़ी कांड के बारे में सुना होगा। ये वही वक्त था जब लोगों ने अपने हकों की लड़ाई लड़ी थी और वही वक्त था जब यहाँ पर देहरादून में बहुत कम लोगों को पता होगा, यहाँ एक ऐसी नदी है जिसमें नमक है और उसका नाम है नून नदी। दुर्भाग्य हम इस चीज को जानते नहीं। नून नदी के किनारे यहाँ के सत्याग्रहियों ने 1930 में जाकर के नमक बनाया था और उस नमक को बना करके यहाँ देहरादून में ला करके बेचा था और गिरफ्तार हुए थे। 7 जत्थे यहाँ से खाराखेत गए थे। यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर नून नदी है, जहाँ के किनारे एक मैदान है जिसको खाराखेत कहा जाता है। ऐतिहासिक स्थल है और शायद मेरे ख्याल से राष्ट्रीय आंदोलन का इससे बड़ा कोई ऐतिहासिक स्थल देहरादून में नहीं है, लेकिन आज वो उपेक्षा का शिकार बना होता है। मैं इस वक्त पर केवल यही कहना चाहूँगा, हमारे माननीय बहुत दूर दृष्टि रखने वाले हमारे युवा मुख्यमंत्री जी, जो कि युवाओं के हृदय के सम्राट हैं,
और आप किसी भी निर्णय लेने के लिए हिचकते नहीं हैं और अपने उसके लिए, प्रदेश के हित के लिए आप हमेशा कदम आगे बढ़ाते हैं और ये हमारा सौभाग्य है। मैं समझता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी खारा खेत को एक ऐतिहासिक स्थल बनाने में अपना एक कदम बढ़ाएंगे। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि नंदा की चौकी से जो रास्ता अंदर जाता है उसको नमक सत्याग्रह मार्ग, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा अगर एक गेट बन जाए तो मैं समझता हूँ कि देहरादून के ऐतिहासिक जगह को हर कोई जानेगा और उस स्थान को जाने के लिए हर कोई लालायित रहेगा। चारों तरफ जो है हरा भरा जंगल, जिसे हम कहते हैं साल और सैगौन का जंगल, उसके बीच में एक छोटा सा स्थान मैदान जहाँ स्मारक उन लोगों का बना है, हुलास वर्मा, महावीर त्यागी जी, जिन लोगों ने यहाँ इतना नमक बना करके और गिरफ्तारियाँ दी थी और बाद में भारत का उन्होंने सांसद में भी अपना नेतृत्व दिया था, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं सम्मान दिया जाना चाहिए। मैं अंत में श्रद्धा सुमन व्यक्त करता हूँ पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी को, उनके बहुत बड़े चरित्र को, हमारे गृह मंत्री रहे हैं, उन्होंने उत्तराखंड को एक नई दिशा दी है और आज हम उन्हीं के पद चिन्हों पर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये राज्य एक नए आयाम की तरफ, नए विकास की तरफ आगे बढ़ेगा और हम लोगों को खुशहाली के रास्ते पर ले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान रावत जी का। सभागार में उपस्थित हैं डॉक्टर भावना बोरा जी, जो प्रदेश मंत्री रही हैं पूर्व में विद्यार्थी परिषद की और इस अभ्युदय हिमालयन अभ्युदय सामाजिक संस्थान की फाउंडर मेंबर हैं। माणिक निधि शर्मा जी पूर्व महानगर उपाध्यक्ष रहे हैं। अमित पोखरियाल जी PRSI के अध्यक्ष और अनिल सती जी PRSI के सचिव। और हमारे बीच में आपके विशिष्ट अतिथि के रूप में दीप्ति रावत जी उपस्थित हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और निवेदन करूंगा साक्षी शंकर से और उनके साथ दीपा धामी जी से कि वो आए और उनका सम्मान करने का कष्ट करें। आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि दीप्ति रावत भारद्वाज जी, दिल्ली विश्वविद्यालय में आप छात्र संघ की सचिव रही हैं, इस प्रदेश की पूर्व राज्य मंत्री रही हैं और वर्तमान में आप राष्ट्रीय महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है अब मैं निवेदन करूंगा जिनके सानिध्य में आज हम यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, हमारे इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो एक चरैवेति यही तो मंत्र है, अपना इस ध्येय पद को आत्मसात करते हैं, ऐसे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को सादर आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत करेंगे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में इस प्रदेश के बहुत ही यशस्वी, जुझारू और प्रतिभाशाली युवा मुख्यमंत्री प्रिय भाई पुष्कर धामी जी, इस भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के 135वां जन्मदिन समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री और कई दायित्वों को जिन्होंने मंत्री के रूप में संभाला है और वर्तमान में राजपुर से विधायक हैं, आज की अध्यक्षता कर रहे हैं। और हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में पद्मश्री कल्याण सिंह रावत, जिनको हम मैती जी के नाम से कहते हैं। मैथ जानते हो ना? मैथ जानते हैं? हाँ, तो वो मैती हैं। ये मैती माने जब भी देश और दुनिया में कोई जाता है और उसको अपना मैती मतलब अपना घर का दिखाई देता है, तो उसको जो आनंद की अनुभूति होती है, उस आनंद की अनुभूति पौधों के साथ देने वाले कल्याण सिंह रावत पद्मश्री हमारे बीच बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन को बहुत प्रकृति के साथ जोड़ा है और प्रकृति और संस्कृति का अभिनव प्रयोग किया है। बहुत शालीन तरीके से पिछले 30 वर्षों से मैं इनको जान रहा हूँ और चुपचाप तरीके से काम करते हैं, लेकिन इन्होंने एक नया काम किया, नया विचार अपने यूथ में
गांव की महिलाओं में, युवाओं में, बच्चों में। तो हम सभी लोग आपको अभिनंदित कर रहे हैं। आपका ये मिशन लगातार जिंदा रहे, बढ़ता रहे और आप इसी ढंग से इस प्रदेश का सम्मान बढ़ाते रहें। हमारी दूसरी अतिथि हैं, विशिष्ट अतिथि, और जिनके बारे में मालूम है दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र संघ की वो पदाधिकारी रही हैं और बचपन से बहुत जुझारू प्रवृत्ति की है। और मैं देखता था दिल्ली में तो ये पढ़ती थी, लेकिन हम लोगों के काम करने के लिए ये वीरों खंड पहुंची रहती थी, छोटे में भी। तो इसके मन में बहुत गलत करती थी। और पीछे के समय में एक टीवी की बहुत अच्छी एंकर रही हैं, पत्रकारिता में दीप्ति का बहुत बड़ा नाम है। और आप वो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे की राष्ट्रीय महामंत्री हैं और आज इसमें विशिष्ट अतिथि हैं। आपका स्वागत है। ये हिमालयन अभ्युदय सामाजिक संस्था के जो पदाधिकारी हैं और इस कार्यक्रम के संयोजक हैं राकेश डोभाल जी। जितने गंभीर आपको दिखाई दे रहे हैं वैसे नहीं, ये बहुत हंसमुख हैं और आप सब जानते हैं। भावना ज़्यादा जानती है, मैं भी जानता हूँ। डॉक्टर भावना बोरा तो अच्छे से जानते हो ना? ठीक है। तो वो कार्यक्रम का संयोजन किया। मुझे अच्छा लगा कि पहली बार इस ढंग का अच्छा वातावरण हो रहा है। मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि रचना की दिशा में बड़ा काम है। ये क्षण हमारे लिए जीवन जीने के क्षण है, जब हम अपने भारत रत्न को याद ही नहीं करते बल्कि उसको याद करके अपने जीवन में संकल्प लेते हैं। यहाँ जितने में नौजवान, मुझे अच्छा ये लग रहा है कि सब यूथ है यहाँ पर। वो लोग हैं जो संकल्प लेकर के दिशाओं में बढ़ेंगे। मैं देख रहा था कि सनराइज एकेडमी से लेकर के तमाम शैक्षणिक संस्थाओं के ये चुनिंदे लोग होंगे, और यदि ये चुनिंदे लोग आए हैं, वर्मा जी, और यदि अनिल जी, हमारे कैलाश भाई, तो मानिक भी पीछे बैठा हुआ है। यदि ये चुनिंदे लोग हैं तो चुनिंदे ही लोग कुछ कर पाते हैं, कुछ कर पाते हैं। और मुझे मालूम नहीं कि आप यहाँ से जो कुछ आज लेकर के जाने वाले हैं वो कितना समेट पाते हैं, लेकिन ये अवसर आपकी जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। ऐसा अवसर है कि शायद यही आपकी जिंदगी में कोई नया संकल्प लेकर आपको किसी सीमा तक शिखर पर पहुंचा सकता है। इसका जो संचालन कर रहे हैं हमारे विद्यार्थी परिषद के, बहुत लंबे समय से जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। ये भी मैं देखता हूँ हरिद्वार से और सारे प्रदेश में कहीं न कहीं ऐसी गतिविधियों में सम्मिलित रहते हैं। और इस प्रसार में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ज़्यादा छात्र और युवा और युवती, छात्र छात्राएं बैठी हैं। ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा विषय है, ये जिसको लेकर मैं खुश हूँ। कई बार ऐसा होता है जब हम कार्यक्रमों में जाते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं लोग, ऐसे, और ऐसा लगता है कि बेचारा किसने बिठा दिया होगा। न ऊर्जा, न सोचना, न बोलना, जो न मन में कोई उत्सुकता, न जिज्ञासा, न जिज्ञासा। ऐसे बोलते हैं गोबर का जो बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, पता नहीं कुछ चीज बोलते, मजे नहीं आता कि क्या है। अरे जिसमें जीवनता नहीं है तो ढो रहा है वो अपने को। यदि एक एक पल का एहसास नहीं करे अपनी जिंदगी में, जो क्षण आपसे गुजर रहा है उसको पकड़ करके आनंद की अनुभूति नहीं कर रहा है, तो क्षण तो मर रहा है ना। वो जियो ना, तभी तो कुछ आनंद भी आएगा। जीने के बाद करो ना कुछ, तभी तो आनंद आएगा। मैं बधाई देना चाहता हूँ इस संस्थान को। अभी मैं देख रहा था कि इसके कार्यक्रम के सह संयोजक प्रदीप जी है, जिनकी पूरी टीम होगी इस संस्था को। और मुझे अच्छा लगा कि डॉक्टर नरेंद्र ने भारत रत्न के बारे में बहुत अच्छे से, इसका नाम लेना मैं भूल गया था, नवीन इसका नाम है, नवीन।
नवीनी है ना नाम, सोच रहा होगा भाई साहब मेरा नाम भूल गए, बोला तो सही लेकिन नाम नहीं लिया, बाद में उधर काना फूसी करके नहीं गया होगा। वैसे ये ऐसा करता नहीं है, लेकिन तो भी डॉक्टर नरेंद्र ने बहुत संक्षिप्त में मेरे छात्र छात्रों आपको बताया। हमारा ये हिमालय है। कल मुख्यमंत्री जी हिमालय दिवस पर ऋषिकेश में गए थे, शाम को मैं भी था वहां। हम 9 तारीख को हमेशा हिमालय दिवस मनाते हैं। ये जो हिमालय है ये पूरी दुनिया का शक्ति का पुंज है, ये प्रेरणा का पुंज है। इसी हिमालय ने तमाम क्रांतिकारियों को दिया है। इसी हिमालय ने वेद, पुराण, उपनिषद, आयुर्वेद, योग ये दिया है, जिसके पीछे आज सारी दुनिया खड़ी है। उसी हिमालय की देन है। मैं संदर्भ बस भाषण के लिए इन बातों को नहीं बोल रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं जो यहाँ बैठे हुए हैं उनको पता है कि वेद, पुराण, उपनिषदों ने पूरी दुनिया का मार्गदर्शन किया, जिसमें ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान छिपा हुआ है। क्या हम कभी संकल्प लेकर के पूरी दुनिया को जिसकी जरूरत है उस ज्ञान और विज्ञान को उठा करके आगे बढ़ा सकेंगे? कैसा संकल्प लेंगे? कौन आदमी क्या करने वाला है, क्या ये तय करेगा? आयुषो वेदा आयुर्वेदा, आयु का जो असली विज्ञान है वो आयुर्वेद है, वो भी इसी धरती पर फैला हुआ है। सारी दुनिया के लोग उस आयुर्वेद के पीछे खड़े हैं। आज लोगों को समझ में आ गया कि ये जो चिकित्सा है, बड़े उपकरण हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ नहीं होने वाला है यदि जीवन जीने की पद्धति ठीक नहीं होगी। तो आज इस कोरोना ने बहुत अच्छे से हम सबको समझा दिया। जीवन क्षण का ये भी समझा दिया। ये जो जीवन में दंड फंद करने वाले और पैसा कमा करके अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वाले लोगों को भी समझा दिया, और उन लोगों को भी समझा दिया जो अपने परिवार को परिवार नहीं मानते हैं, जो उन लोगों को भी समझा दिया जो दूसरे परहित में अपनी पराकाष्ठा का समर्पण नहीं करते। सब कुछ समझा दिया इस कोरोना काल में। और इसने ये भी समझा दिया कि भविष्य में यदि पूरी दुनिया में सुख शांति का कोई मार्ग होगा तो भारत से होकर के ही गुजरेगा। पूरी दुनिया को भारत के पास आना होगा। हमारे 135 करोड़ जनता थी। ये छोटे छोटे देश, इतने छोटे छोटे देश, मैं गोविंद वल्लभ पंत जी से ही जोड़ रहा हूं इन बातों को। इस धरती ने मेरे भारत रत्न को पैदा किया, जिसने देश की आजादी के लिए अपना पूरे जीवन खपाया हो, और जिसने उत्तराखंड की और हिमालय की संस्कृति को लेकर के साबित भी किया हो कि हम पुरुषार्थी हैं, वीरत्व है, किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, लेकिन कल्याण के लिए समर्पित हैं। ऐसे भारत रत्न ने हर कदम पर, हर बात में, हर उनकी गतिविधियों में, हर उनके जीवन की चीजों में उन्होंने हमको सिखाया है, बताया है। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश दुनिया का, अभी नवीन जब चर्चा कर रहा था और नरेंद्र भी चर्चा कर रहा था कि एनईपी को इस देश में दिया है, हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री इस बात को लेकर हमेशा चिंतित हैं। क्या हो रहा दुनिया में? ये आदमी बिल्कुल खोखला हो गया अंदर से। जब यूनेस्को में मैं गया था, पेरिस में 192 देशों के शिक्षा मंत्रियों का जो सम्मेलन था, वहां इस बात की चिंता हो रही, अनुशासनहीनता कहाँ आ गई है, छोटी छोटी बातों में उलझे हुए, बहुत सामर्थ्य नहीं है, दूसरे को पहचानने की ताकत नहीं है। ये छात्रों में कई प्रकार की चीजें हो गई। हम छात्रों को क्यों दोष दे रहे हैं? हमने कौन सा ऐसा काम किया है उनके लिए जो उस रास्ते पर ताकत के साथ आगे बढ़ सके और दूसरों को भी बढ़ा सके? हमने तो उनको मशीन बनाने के लिए कहा, तुमको डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है, क्यों बनना है? अरे डॉक्टर जो है वैसे अच्छा सा रह सके, तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको ये बनना है। किस लिए बनना है? किस लिए बनना है ये मालूम नहीं। और इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं, हमको मशीन नहीं बनाना है। इतने पैकेज में आईआईटी की, कभी पुष्कर जी जब मैं आईआईटी की समीक्षा करता था देश की, तो मुझे आईआईटी के जो डायरेक्टर थे वो ये बता, प्रगति का आंकलन करते थे, हमारा ये बच्चा 5 करोड़ के पैकेज पे गया, 2 करोड़ के पैकेज पे गया।
ये करोड़ों का पैकेज उस आईआईटी के मानक हो गया था। मुझे बहुत दुख होता था। अरे 5 करोड़ नहीं 10 करोड़ पे भी जाएगा तो नौकरी जाएगा ना, और उस देश को बढ़ाएगा। मेरे देश के प्रतिभा पैसा देश के काम नहीं आया। 8 लाख बच्चा विदेश में जाता है, 2.5 लाख करोड़ प्रतिवर्ष जाता है, प्रतिभा भी और पैसा भी देश के काम नहीं आया, वो दूसरे देशों को बढ़ाने के काम ला रहा है। यदि ये अमेरिका इनकी शिक्षा बहुत अच्छी होती तो मैं उनसे पूछता हूं कि फिर तुम्हारी जो शीर्ष कंपनियां हैं उसकी जो सीईओ हैं, दुनिया के शीर्षतम कंपनी के सीईओ हिंदुस्तानी और मेरे आईआईटी से और विश्वविद्यालय से पढ़ करके गए। सामर्थ्य है हमारी, लेकिन हमने इसको मशीन बना दिया। और इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कुछ भी हो, लेकिन जिस आधार पर मेरा देश विश्व गुरु बना वो आधार हमको आज चाहिए, नहीं तो दुनिया पूरी चौराहे पर खड़ी हो रखी है। इस मनुष्य को, इस छात्र को मशीन नहीं बनाना है, मानव बनाना है, और मानव से महामानव बनाना, ताकि पूरी दुनिया का ये मार्गदर्शन हो। ये एनईपी 2020 का निचोड़ है। एनईपी 2020 का निचोड़ है। मशीन नहीं मानव बनाना है, मानव नहीं दुनिया के लिए महामानव बनाना है। ये है मेरी एनईपी 2020। और वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया में ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी किसी भी क्षेत्र में मेरा देश शिखर पर रहेगा, क्योंकि हमारे में सामर्थ्य है। और सामर्थ्य की जब मैं बात करता हूं तो ये जो उत्तराखंड है, मेरा उत्तराखंड, जिसके यशस्वी मुख्यमंत्री और युवा मुख्यमंत्री हैं, और यंग, ये उत्तराखंड भी यंग है। कितने साल का हो गया पुष्कर जी? 22 साल का। बढ़ रहा है ना। 22 साल के नौजवान में, छात्र छात्रों में क्या उत्साह रहता है, मरने के दम रहता है कि नहीं रहता? ये नहीं रहता। कुछ लोग तो यूं कर रहे थे, वो सोचने रहता है कि नहीं रहता है। 22-25 साल का नौजवान कुछ भी कर सकता है, और ये देश पूरी दुनिया में आगे 25 से 30 सालों तक यंग इंडिया रहने वाला है। यंग इंडिया सारे दुनिया के लोग बूढ़े हो जाए। हमारी जो आयु है, आयु सीमा है इस समय पूरी दुनिया का, वो सूचकांक ये महसूस कराता है अगले 25 साल हिंदुस्तान के सामने कुछ टिक भी नहीं सकता। कितना मजा आ गया? आया मजा? अभी भी नहीं? अरे आपके लिए पूरा मैदान खाली हो गए कि नहीं? 25 साल आपकी आयु, किसी की 15 साल, 20 साल, 25 से तो ज्यादा नहीं है, लगभग। तो आगे आपके लिए पूरा मैदान खाली है या नहीं है? कितना दौड़ सकते हो ये आपके हाथ में। इसलिए एनईपी 2020 में कहा किसी भी विषय को लो, किसी भी विषय के साथ किसी भी विषय को ले लो, कुछ नहीं। आप इंजीनियरिंग के साथ संगीत ले सकते हो, आप विज्ञान के साथ तो संस्कृत ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो, लो, फ्री हो। आप कोई अरे मैं तो चाहता ही नहीं था, मैं तो ये चाहता था, पिताजी ने कर दिया, मम्मी ने कर दिया, क्या करूं, करना पड़ता है। नहीं, अब नहीं होगा ऐसा। अब तो कुछ भी लो, लेकिन बैठना नहीं पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, रिजल्ट देना पड़ेगा। दौड़ो, किस क्षेत्र में दौड़ना चाहते हो। और ऐसा भी नहीं जब चाहो आओ, जब चाहो जाओ। यदि 2 साल 3 साल, मुख्यमंत्री जी यदि इन बच्चों, इन छात्रों के लिए बिल्कुल फ्री है, यदि 4 साल का इंजीनियरिंग है या डॉक्टरी कोर्स है या जो भी कोर्स है, यदि परिस्थितियां कई ऐसी होती है कि 1 वर्ष में ही उसको वापस जाना पड़ रहा है, तो कई बार ये होता था 1 वर्ष खत्म हो जाता था, बेकार हो जाता था, या 2 वर्ष में खत्म हो जाता था। अब वो खत्म नहीं होगा, उसमें अब उसको 1 वर्ष का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यदि 2 वर्ष में ऐसी परिस्थिति तो डिप्लोमा मिल जाएगा। लेकिन 2 वर्ष के बाद उसको यदि ये लग रहा है कि नहीं अब तो मेरी परिस्थिति ठीक हो गई है, मैं वहीं से आगे बढ़ूंगा, तो उस ताले की चाबी जो बैंक में इनका रखा हुआ है, जितना इन्होंने किया वो संयुक्त रूप में रखा हुआ है, और उसकी चाबी इनके हाथों में। जब आओ खोलो और वहीं से आगे बढ़ो। जहां से छोड़ा है वहीं से आगे बढ़ो।
ऐसा नहीं कि एडमिशन नहीं मिल रहा है, क्या करें, वो खत्म हो गए, नहीं। जहां आपने छोड़ा है एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, उसकी चाबी आपके हाथ में है। अब ये जो चाबी आपके हाथ में दी है, ये हमारे मुख्यमंत्री को और मजबूत करने के लिए है। इस उत्तराखंड को देश का आदर्श राज्य बनाने के लिए गोविंद वल्लभ पंत जी ने जो रास्ता हमको दिखाया, जिस तरीके से एक एक मिनट संघर्ष का जिया, देश की आजादी में जो समर्पण किया, इस हिमालय की कंदरा से निकल करके उत्तर प्रदेश का पहले मुख्यमंत्री बनना और उसके बाद भारत का गृह मंत्री बनना और भारत रत्न हो जाना, ये हमारा सम्मान है, ये हमारा अभिमान है। हम कितना जी पाएंगे अपने गोविंद वल्लभ पंत, कितना जी पाएंगे, कितना महसूस कर पाएंगे। मैं देख रहा था कि उनके बारे में राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा, पंडित गोविंद वल्लभ पंत कठिनाइयों की परवाह न कर समर्पण की भावना से कार्य करते रहे हैं, वे सदैव आशावादी रहे हैं, ये कभी थक नहीं सकते। आशावादी, ये हमारी रगों में है, यह हम नकारात्मक बात नहीं करते, विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने के, रोते नहीं है। रोने वाला कभी आगे बढ़ नहीं सकता। विपरीत परिस्थितियों में भी हम मार्ग निकालते हैं, ये है हमारी आशा। मैं देख रहा था कि नेहरू जी बहुत प्यार करते थे पंडित जी को, और उन्होंने एक बार कहा कि वह हिमालय के पर्वत पुत्र पंडित गोविंद वल्लभ पंत, जिनमें हिमालय जैसी शांति और चट्टान की तरह अडिग, जनता के पथ प्रदर्शक, चट्टान की तरह अडिग और हिमालय की तरह, माने हिमालय तो शांति का भी प्रतीक है, श्रद्धा का भी प्रतीक है और अडिगता का भी प्रतीक है। अब वो हिमालय, हमारा जिस हिमालय की हम बात कर रहे हैं, ऐसे गोविंद वल्लभ पंत के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने संसद को अपनी प्रतिभा से आलोकित किया और इससे भी अधिक जीवन में आलोकित उन्होंने पूरी देश को किया। मातृभूमि और उसकी प्रगति के प्रति उनकी संपूर्ण समर्पितता थी। ये जवाहरलाल नेहरू जी ने उनके बारे में कहा। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि पंत जी का अपना एक ही अद्वितीय स्थान था। उनकी उपलब्धियां चतुर्विध थी। वह राजनीति में कुशाग्र, प्रशासन में कारगर, संसद में प्रतिभाशाली थे। उनका जीवन जनता की सेवा में संपूर्ण रूपेण समर्पित था। इनके बारे में यदि देखेंगे तो देश और दुनिया के मोरारजी जी ने क्या कहा, इंदिरा जी ने क्या कहा, मैं देख रहा था पंडित जी के बारे में किन किन लोगों ने क्या क्या कहा। कितना गौरव महसूस होता है। क्या हम उनको छू पाएंगे? क्या हम पंडित जी की तरह बन पाएंगे? हम कार्यक्रम इसलिए कर रहे हैं, यहाँ पर हम संकल्प लेके जाएंगे। पंडित जी आप कर सकते हैं, आपके बताई पद पर जब आप उन परिस्थितियों में, तब क्या रहा होगा, देश गुलाम था। मैं देख रहा था कि काकोरी कांड जब हुआ था और साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए लखनऊ में पंडित जी ने क्या क्या नहीं किया, और राम प्रसाद बिस्मिल सहित 3 लोगों को फांसी हो रही थी, सबसे पहले खड़े होकर के उनकी वकालत की थी। मेरे नौजवानों, राम प्रसाद बिस्मिल को याद करो और उस समय की पंडित जी की पीड़ा को महसूस करो कि उन बच्चों को, अपने बच्चों को बचाने के लिए किस सीमा तक उन्होंने कोशिश की होगी और उसके बाद उनको फांसी मिल गई। ऐसे देशभक्त आप समझ सकते हैं, उस पीड़ा को महसूस कर सकते हैं। उस आंदोलन को, देश की आजादी किन कठिनाइयों से हमको मिला, आज तो हम स्वाधीन है, तब कैसे कैसे परिस्थिति से गुजरे हम। तो इसलिए हम ये तो आजाद हिंद फौज का बड़ा केंद्र था। मेरा गांव के बगल में 26 लोग आजाद हिंद फौज के थे, अकेले एक ही गांव में, मेरा बीहड़ गांव में 26 लोग आजाद हिंद फौज के। चंद्रशेखर आजाद हो, सुभाष चंद्र बोस हो, सारे लोग कुमाऊं और गढ़वाल की कंदराओं में पड़े रहते थे। हमारा पुरुषार्थ है, लोगों ने पर भरोसा किया। पूरी दुनिया जानती है ये जो हिमालय का व्यक्ति है बहुत अकलुषित है, बहुत प्यार से सब चीजों को करता है, लेकिन उसी पराकाष्ठा का इसमें क्या है, पुरुषार्थ है। ये देवभूमि है और ये वीरभूमि है। इसका अस्तित्व कैसे बचा करके और बना करके और बढ़ाना है। हम अपने मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त भी कर सकते हैं
कि यदि आपने इस प्रदेश को एक आदर्श के रूप में स्थापित करने का संकल्प लिया है और ये देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि अगला दशक इस उत्तराखंड का होगा और इसको एक मॉडल स्टेट के रूप में हम बना सकते हैं, तो हम एक बार संकल्प तो लें सब मिल करके कि हाँ हम तो हैं, बनाएंगे अपने राज्य को पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में शिखर पर पहुंचाएंगे। यह संकल्प लेकर के जिस क्षेत्र में आप हैं, जिस क्षेत्र में भी आप, उस क्षेत्र में आप आगे बढ़िए। मैं सोचता हूं कि आज ये बहुत अच्छा अवसर है कि हम पंडित जी को याद कर रहे हैं और मुझे भी दूसरे कार्यक्रम में रहना था, लेकिन मुझे लगा कि ये पहले इस ढंग का कार्यक्रम हो रहा है और मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें समय दिया है और फिर हमारा भारत रत्न है, हमारा भारत रत्न है, हमारा भारत रत्न है। हम उसको उसकी आशाओं पर हर कदम पर उन चीजों को याद करते हैं और संकल्प बन जाते हैं। संकल्प ही आदमी को बढ़ाता है। हाँ, संकल्प केवल इंसान के मुंह, चेहरा, नाक, आंख सब तो एक ही है। एक रोता रहता है और दूसरा शिखर पर पहुंचता रहता है। सबके सामने कठिनाइयां थे, लेकिन एक कठिनाइयों को हंसते मुस्कुराते दौड़ता रहता है और दूसरों में पर घूमता रहता है। इसकी बात उसकी बात और फिर रोना, अरे क्या मैं तो आसमान को नीचे लिया तब पर इसलिए नीला नहीं दिया। ऐसा बोलना। मुझे भरोसा है कि आप सब आज के दिन का बहुत उत्साह के साथ एक योद्धा बन करके वापस जाएंगे और हर छात्र और छात्रा अपने कम से कम 100 लोगों तक, 100 लोगों को जो भी यहाँ पर पंडित जी के बारे में, भारत रत्न के बारे में बोला है, और आप जो एक डायरी बनाओ, देखना आपके जीवन में यही उत्साह बनेगा, यही चीज बनेगी ताकि आपको आपका संकल्प में और आपकी शिखर तक ले जाने का रास्ता तय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर निशंक जी का। निश्चित रूप से आज का दिन पंडित गोविंद वल्लभ जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से सीखने का दिन है, संकल्प का दिन है और संकल्प से सिद्धि तक हमको पहुंचना है। मैं निवेदन करूंगा, इसके बाद हमारे आज के मुख्य अतिथि, बहुत कम समय में दीप्ति रावत जी से निवेदन करूंगा कि वो आकर के हम सभी का अपना विचार व्यक्त करने का करते रहेंगे हम सभी के सामने। दीप्ति रावत। भारत माता की, भारत माता की। दोनों हाथ खड़े करके, आज तो यहाँ इतने सारे युवा हैं, तो भारत माता की। देखिए, आज पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की जयंती पे हम सब यहाँ एकत्रित हैं और मुझे लगता है कि इतने सब वरिष्ठ लोगों ने अभी यहाँ अपना वक्तव्य रखा। हमारे अभी तो इतना एनर्जेटिक भाषण मुझे लगता है हम सब ने सुना और मैं उनको कह रही हूँ कि हम सब युवाओं को पीछे छोड़ देते हैं। माननीय निशंक जी यहाँ पर, उन्होंने इतना अच्छा ओजस्वी भाषण हमें यहाँ दिया। मुझे लगता नहीं उसके बाद बहुत कुछ बोलने की यहाँ पर मेरे लिए कुछ है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जब मंच पर इतने गणमान्य व्यक्ति सब उपस्थित रहते हैं तो आज के दिन हमको उनको याद करना, पंडित जी को आज हम याद कर रहे हैं और ये हम युवाओं के लिए, जो यहाँ सब युवा बैठे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं हमें वो कोई इंसिडेंट, कोई बातें अगर उनके बारे में बताएं और उस चीज़ को हम आगे और लेकर जाएं तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो मैं कहूँगी कि युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, जिनको हम युवा मोर्चा के अध्यक्ष से लेकर विद्यार्थी परिषद में जब युवाओं के लिए मुद्दे उठाने की बात होती हो, यूनिवर्सिटी में उनके लिए लड़ने की बात होती हो, तब से लेकर और आज मुख्यमंत्री बनने तक उनको हम देखते हैं और वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी जिनका ओजस्वी भाषण हमने सुना और क्योंकि वो बचपन की बात कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत बचपन से देखा भी है, तो ऐसे माननीय निशंक जी जिन्होंने बहुत अच्छे काम, मैं कहूँगी कि ऐसे काम अपने जब वो मुख्यमंत्री थे उस वक्त किए और
वो हिमालय की बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने ग्रीन बोनस की बात नहीं करी। जो ग्रीन बोनस की बात जब वो मुख्यमंत्री थे वो हमेशा केंद्र में लेकर जाते थे और कहते थे कि हिमालय, हमारा प्रदेश जो है हिमालय प्रदेश है, यहाँ पर 70% यहाँ पर फॉरेस्ट है, जंगल है, तो हम लोगों को उसका कुछ और हमें एक ग्रीन बोनस मिलना चाहिए। उसको आगे करने वाले ऐसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी और हमारे सांसद हरिद्वार माननीय निशंक जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे स्थानीय विधायक जी खजानदास जी, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर मंत्री रहे हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं, हमारे जो पूरा इसका संचालन कर रहे हैं, हमारे विद्यार्थी परिषद के यहाँ नवीन पंत जी, यहाँ पर राकेश डोभाल जी, और जो इसके आयोजक है राकेश डोभाल जी, भावना जी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे कैलाश पंत जी हमारे संगठन मंत्री जी रहे हैं वो उपस्थित हैं, यहाँ सभी मैं कहूँगी सीनियर और युवा लोग उपस्थित हैं। आप सबका स्वागत, और आप सबकी समिति के लिए जिन आपने जो इसको ऑर्गेनाइज किया है, मैं उनको धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे कार्यक्रम हमें ज़रूर करने चाहिए। हमारे जो लोग हैं, हमारे जो भारत रत्न हैं, हमारे ऐसे लोग जिनके बारे में हमारे युवाओं को पता होना चाहिए कि उन्होंने बहुत मुश्किलों की घड़ी में भी काम करते हुए, चाहे बहुत सारी चीज़ों के नाम यहाँ पे लिए गए, हमने काकोरी कांड के भी बारे में उन्होंने बताया किस तरीके से गोविंद बल्लभ पंत जी का उसमें योगदान रहा, किस तरह से कुली बेगर के लिए उन्होंने यहाँ पर सबसे पहला जो केस लड़ा वो कुली के लिए लड़ा। कुली जो होते थे वो उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार होता था। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें गोविंद बल्लभ पंत जी द्वारा की गई। उत्तर प्रदेश का नाम उनके द्वारा दिया गया, पहले मुख्यमंत्री, पहला सब कुछ उन्होंने किया। तो ऐसे शख्सियत को याद करना, उनके बारे में जानना हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है। मुझे लगता है कि क्योंकि सारी चीज़ें आपके सामने आई हैं, तो बहुत कुछ ना कहते हुए मैं आगे मुख्यमंत्री जी हमारे सामने अपनी बात रखेंगे। हम सब इस चीज़ को यहाँ पर, मुझे लगता है कि हम बहुत की पर्सन यहाँ पर है, इस जितने लोग यहाँ बैठे हैं उसको मल्टीप्लाई करना चाहिए और हम उतने लोगों को जाकर भी इसको आगे बढ़ाएं, इसको और प्रतिपादित करें इस बात को। इस बात की आज हमें ज़रूरत है। यहीं पर अपनी बात को विराम रखूंगी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की। धन्यवाद दीप्ति रावत जी का। अब मैं हम जिनको सुनने के लिए लालायित हैं, काफी देर से प्रतीक्षारत हैं, ऐसे तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ मातृ हो तुझे कुछ और भी दूं, ऐसी भावना को हर समय आत्मसात करने वाले इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। वो आए और इस अवसर पर पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को श्रद्धासुमन अर्पित करें और उद्बोधन से हम सभी को करता है। भारत माता की, भारत माता की। भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के 135वें जन्म दिवस के समारोह में मंच पर उपस्थित हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, भारत सरकार के मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री, जिनके कालखंड में ही हमको नई जो एजुकेशन शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति आई है वो लागू हुई है, इस देश को मिली है। उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, जो लगातार उत्तराखंड राज्य के लिए, भारतवर्ष के अंदर जगह जगह इसकी पैरोकारी, इसकी पैरवी करने का काम उनके माध्यम से होता है। आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमारे राजपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और पूर्व मंत्री आदरणीय खजानदास जी, मैती आंदोलन के प्रेरणा और जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम किया है। जो भी लोग पर्यावरण के बारे में बात करते हैं, अगर कल्याण सिंह रावत जी का नाम न लिया जाए
तो मैं समझता हूँ कि वो बात पूरी नहीं होती है। और अनेकों अनेकों कार्यक्रमों में आदरणीय कल्याण सिंह रावत जी और हम लोग साथ साथ रहते हैं, बहुत सारी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, चाहे वो पौधारोपण का क्षेत्र हो, चाहे वो जल संरक्षण का क्षेत्र हो, या हिमालय को बचाने की बात हो, ग्लेशियरों को बचाने की बात हो, नदियों के पुनर्जीवन की बात हो, उन सब में आपका बहुत बड़ा योगदान रहता है। भारत सरकार ने जिनको पद्मश्री से भी आभूषित किया है, ऐसे श्री कल्याण सिंह रावत जी, अभी आप लोगों ने जिनको यहाँ से सुना, भारतीय जनता महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री और जो छात्र राजनीति में भी जिन्होंने अपनी शुरुआत की है, दीप्ति रावत जी, और इस कार्यक्रम के संचालक डॉक्टर नवीन पंत जी, राकेश डोभाल जी, डॉक्टर भावना बोरा जी, प्रदीप कुमार जी, दीपा धामी जी, साक्षी शंकर जी, एवं मेरे सामने बैठे हुए हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय कैलाश पंत जी, रस्तोगी साहब, हमारे पीछे माणिक जी बैठे हैं, उमा नरेश जी, दीपक जी, और जिन्होंने शुरुआत की हमारे डॉक्टर जगूड़ी साहब, एवं इस सभागार में उपस्थित सभी हमारे आए हुए अतिथिगण, भाइयों बहनों, और बड़ी संख्या में जिनके लिए आज भाई साहब ने, आदरणीय निशंक जी ने बहुत उनके लिए प्रेरक, यहाँ से उनके मुंह से वो सारे शब्द निकले। मैं समझता हूँ कि सारे विद्यार्थी, मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं सबसे पहले तो आप सबको आज भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के जन्म दिवस पर बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए, हमारे सभी पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, और शायद हम ऐसे इन महामना का जन्म दिवस इसलिए भी मनाते हैं कि जिनसे कि उनके जीवन से हम सबको कोई प्रेरणा मिले, और उनका जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर देश की आजादी से लेकर और देश की आजादी के बाद जो उन्होंने काम किए, वह सब हमारे लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा के स्रोत हैं, हमारे लिए एक पाथेय है, हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। और शुरुआत में नरेंद्र जगूड़ी जी ने बहुत विस्तार से उनकी बातें रखी, मैं सुन रहा था एक एक बात, और उन्होंने खूब से लेकर आज़ादी के दौरान और आज़ादी के बाद जो भी काम उनके द्वारा किए, और आदरणीय भाई साहब निशंक जी ने सब बच्चों को भी उनसे जोड़ा। देखिए, जहां हम लोगों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है, और आज़ादी के अमृत महोत्सव में जहां हमने देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के अनेकों अनेकों कार्यक्रम हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर देश के अंदर हुए, और 60,000 से भी ज्यादा कार्यक्रम सांस्कृतिक क्षेत्र में, अनेकों अनेकों क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से 60,000 कार्यक्रमों की श्रृंखला चलाई गई। उसके पीछे हेतु यही था कि भारत की आजादी के बाद जो हमको स्वतंत्रता मिली, उसमें हमने कितनी उपलब्धियां प्राप्त की, कितने हमने आविष्कार किए, कितने हमने काम किए, हम कहां पर खड़े हैं। और आजादी के 75 साल पूरे होने में ऐसे गुमनाम चेहरे भी थे। आज पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी को हम लोग याद कर रहे हैं क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान था। उनके साथ ही साथ ऐसे लाखों लोग जिन्होंने आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूम लिया, अपनी जवानी लगा दी, अपनी जिंदगानी लगा दी, तभी जाके भारत मां को आजादी मिली। तो ऐसे लोगों को भी स्मरण का एक दिवस है। उन सबको भी हम स्मरण करते हैं कि जिन्होंने अपनी मां की ममता को ठोकर मार दी, जिन्होंने अपनी बहन की राखी भी छोड़ दी, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, और अपनी जवानी लगा दी, अपनी जिंदगानी लगा दी भारत माता की आजादी के लिए।
अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, अपनी शहादत दे दी, अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, तभी जाके हमको ये आजादी मिली। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म जो है 10 सितंबर 1887 को प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी वरिष्ठ भारतीय राजनेता गोविंद वल्लभ पंत जी का ये 135वां जन्म दिवस है। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे बचपन से उनके सभी जन्म दिवसों पर भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। और आज देहरादून में मैं पहली बार हुआ हूँ। आज भी मुझे अल्मोड़ा जाना था, लेकिन किन्हीं कारणों से अल्मोड़ा का कार्यक्रम नहीं हो पाया। अन्यथा आज खूट गाँव में और जो कोटी कटारमल में हमारा बड़ा इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन में बड़ा काम होने वाला था। उन्होंने अनेकों काम किए, जैसे जमींदारी उन्मूलन बनाया, हिंदी को राजभाषा के लिए दर्जा दिया, ऐसे अनेकों अनेकों कार्य पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी ने किए। और मैं हमारे इस सभागार में जो बच्चे बैठे हैं, हमारे बेटे बैठे हैं, बेटियां बैठी हैं, हमारे भाई बहन बैठे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि निशंक जी जैसे बोल रहे थे तो मैं आप लोगों को देख रहा था कि आप लोग एक टकटकी लगा के सुन रहे थे। देखिए, अब महापुरुष कौन होता है? जीवन में बहुत लोग आते हैं, हम भी पैदा हुए हैं, और ये जो हमारा जीवन है, मनुष्य के जीवन में पैदा होना यह भी एक आश्चर्य है। देखिए, हमारे वेद ग्रंथ, देवी भागवत, गीता सब कहते हैं कि एक बार अगर हमारा शरीर पूरा हो गया तो मनुष्य के जीवन में दोबारा आने का मौका 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। जब 84 लाख योनियों के बाद हमको मनुष्य बनने का अवसर मिलता है, तो पता नहीं कब शरीर पूरा होगा और फिर उसके बाद कब मौका मिलेगा। जब इस बार मौका मिला है, तो कैसे हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएं? क्यों ना हम भी सरदार पटेल बन जाएं, क्यों ना हम भी पंडित गोविंद वल्लभ पंत बन जाएं, क्यों ना हम चंद्रशेखर आजाद बन जाएं, या देश की ऐसी महान विभूतियां, क्यों ना हम प्रोफेसर कलाम बन जाएं, जिन लोगों ने समाज के लिए, देश के लिए अपने प्राणों का अंतिम क्षण तक, जब तक उनके शरीर में एक प्राण का एक अंश भी रहा, तब तक उन्होंने केवल और केवल भारत माता के लिए काम किया। इसीलिए तो हम पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी को याद कर रहे हैं। मैं अपने इन नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, देखिए, अगर जीवन में कोई चीज सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, जिसको कहते हैं हम बहुमूल्य है, वो है समय। और ये समय, जैसे आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, स्कूल की ड्रेस में बैठे हैं, अपने इंस्टीट्यूट की ड्रेस में बैठे हैं, या महाविद्यालय की आपकी कोई यूनिफॉर्म है तो उसमें बैठे हैं, तो अब हम लोग सोच रहे हैं, अब नवीन पंत जी सोच रहे हैं कि दोबारा से हम विद्यार्थी बन जाएं, तो बन सकते हैं क्या? मेरा भी बड़ा मन करता है, कभी कभी मैं छोटे बच्चों को जाता हूँ देखते हुए स्कूल, तो बचपन की याद आती है। आज मैं अपने बेटे को बता रहा था, भाई साहब, सवेरे वो 6:30 बजे स्कूल जाता है आजकल, 6:45 में उन लोगों को पहुंचना होता है वहाँ। तो मैं उससे कह रहा था कि भाई तुम लोग स्कूल में काय में क्या खा के कुछ जा रहा है? तो बोला कि नहीं, मैं तो सब पराठा ले जा रहा हूँ, मैं ये ले जा रहा हूँ, पनीर बना रखी है, बना रखा है। मैंने कहा हमने तो कभी पराठा खाया ही नहीं। मैंने कहा ड्रेस तुम रोज बदलते हो? बोला हाँ, गंदी हो जाती तो बदल देते हैं। तो मैंने कहा कि हम लोगों को एक साल में, और निशंक जी के समय में तो मैं समझता हूँ कई सालों साल में होता होगा, खजानदार से की और कल्याण सिंह जी के समय में। मुझे बचपन से याद है कि एक ड्रेस सिलती थी और उसको कई साल तक बड़े संभाल के रखे रहते थे कि अब शादी में जाना होगा, मेले में जाना होगा, बारात में जाना होगा। और पराठा तो कभी खाते ही नहीं थे हम लोग, रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, सुना भी नहीं था उस समय। और बताऊं मैं आप लोगों को, क्योंकि वो भाई साहब ने, निशंक जी ने ऐसा बोल दिया कि मैं भी बचपन में चला गया। मैंने भी सोचा कि जो है कि उन्हीं से मुझे भी याद आ गई सब चीजों। हम लोगों ने कभी भी जो है बचपन में एक कॉपी किताब देखा ही नहीं,
हम तो तख्ती में पढ़ते थे भाई साहब, आपके समय में भी तख्ती होती होगी। दीप्ति जी आपने तो नहीं पढ़ा होगा तख्ती में आपने पढ़ा? हम लोग तख्ती में पढ़ते थे। कैलाश जी आपने पढ़ा होगा, कस्तूरी जी ने भी पढ़ा होगा। तो तख्ती में हम लोग तख्ती लेके जाते थे, तख्ती में दिन में लिखा, स्कूल में बढ़िया दवात होती थी, कलम होती थी, उससे दवात में ऐसे डुबाया, उसमें वो जैसे आप लोग इंक बोलते हैं ना, उसमें खड़िया बोलते थे, कमेट तो उसको घोल के कलम से फिर लिखते थे, फिर बढ़िया सूख जाता था, फिर दिखाते थे, फिर घर लेके आते थे, फिर शाम को उसको फिर से साफ किया पूरा, और जो सेल होते थे ना टॉर्च के या रेडियो के, वो काले सेल जो पूरे हो जाते हैं, यूज हो जाते हैं, उसको फोड़ते थे, उसको गीला किया, फिर रात में जो है पूरी पाठी बोलते थे तख्ती को, पूरी पाठी को हम लोग लगाते थे, रगड़ते थे, उसको बिल्कुल रात में सूखने के लिए छोड़ देते थे, और सवेरे फिर दवात से जो है घोटा लगाते थे उसमें और चमका देते, जैसे आरसी जैसी बन जाती थी। आरसी जानते हैं? अब आरसी भी नहीं जानते होंगे आप। हम लोग जो दर्पण होता है ना, जिसको मिरर बोलते हैं अंग्रेजी में, उसको बचपन में आरसी बोलते थे हम लोग, शीशा। तो एक वो कालखंड था और एक कालखंड ये है। इसलिए मैंने कहा कि समय कभी वापस नहीं आता है। ये दिन जो है आपके भी जो है वापस नहीं आएंगे। जैसा भाई साहब ने कहा ना कि एक एक पल को जीना है, कुछ करके जीना है। तो आप लोग आज पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के जन्म दिवस पर मैं भाई साहब के साथ ही अपनी बात जोड़ रहा हूं कि आप लोग वास्तव में संकल्प ले लीजिए कि जीवन में हमको कहां जाना है। ऐसे जन्म दिवस हम लोग ऐसे ही नहीं मना रहे, पूरे देश के अंदर आज गोविंद बल्लभ पंत जी का किसी न किसी रूप में उनका स्मरण किया जा रहा है। और जो लोग संकल्प लेते हैं और संकल्पों में कोई विकल्प उनके नहीं होते हैं, तो उनके संकल्प पूरे हो जाते हैं। कहते हैं मिशन हैज नो ऑप्शन, मिशन हैज नो ऑप्शन। और संकल्प में कोई विकल्प आ गया, आपने सोचा कि मुझे जीवन के इस रास्ते पर जाना है, मुझे तो यहां तक की चढ़ाई करनी है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये बनना है, ये संकल्प होता है। अब संकल्प में ले लिया यार जाना तो मसूरी है, पैदल जाने में बड़ी दिक्कत होगी, क्या करें, कोई शॉर्टकट हो सकता है क्या? जैसे ही आपने शॉर्टकट मन में आया, वैसे ही आपका संकल्प टूट गया, क्योंकि उसमें विकल्प आ गया। और जब संकल्प में विकल्प आ जाता है तो आपके रास्ते आपसे दूर हो जाते हैं, ओझल हो जाते हैं, आपकी मंजिल भी आपसे दूर हो जाती है, आपके सपने भी आपसे डूब जाते हैं, वह भी आपसे दूर चले जाते हैं। इसलिए संकल्प में कोई विकल्प मत आने दीजिए। और निश्चित रूप से जो व्यक्ति संकल्प लेता है और संकल्प पर डिगा रहता है, लगा रहता है, परिश्रम करता है, उसके लिए लगातार प्रयास करता है, तो भगवान भी उसके साथ खड़े हो जाते हैं और आपका संकल्प जरूर जो सिद्धि तक पहुंचता है। और कोई भी कठिन से कठिन काम हो, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि माना अंधेरा घना है लेकिन दिया जलाना कहां मना है। तो इसलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बधाई देते हुए, पुनः पंडित जी को स्मरण करते हुए, जिन्होंने आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, उस क्षेत्र में बहुत पहले ही उन्होंने, जो हमारा पंतनगर विश्वविद्यालय उस दिशा में आज काम कर रहा है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने जो काम शुरू किए थे, पूरी तराई को बसाने का काम किया है। तमाम हमारे वहां पहाड़ के लोगों को ला लाकर, पूरे पहाड़ से लाकर, पूरे उधम सिंह नगर के अंदर स्वतंत्रता संग्राम आंदोलनकारी जो दूसरे प्रदेशों से भी थे, उनको भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा प्रांत था, बड़े घने जंगल होते थे कहते थे उस समय। हमने तो बचपन में देखा, अभी भी बड़े बड़े अजगर होते हैं वहां, अभी भी होते हैं, मगरमच्छ होते हैं,
खूब तराई में जो है गर्मी होती है, घने जंगल, सांप बिच्छू, एक से एक जंगली जानवर, उन सबको जो है एक तरह से बसाने का काम ऐसी विषम परिस्थितियों में पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी ने किया। उनके अनेकों अनेकों काम आज भी याद किए जाते हैं। जहां आजादी की लड़ाई के दौरान उन्होंने एक वकील के रूप में भी 1910 में उन्होंने वकालत के साथ साथ शिक्षा साहित्य के प्रति भी जागरूकता का अभियान चलाया और तमाम जो आंदोलनकारी थे उनकी पैरोकारी का भी काम उन्होंने किया। ऐसे अनेकों काम उन्होंने किए। वो एक अच्छे नाटककार भी थे। जहां उन्होंने काशीपुर में प्रेम सभा नाम से भी एक संस्था का गठन किया था। ब्रिटिश स्कूलों ने काशीपुर से उन्हीं के कारण से जो उन्होंने वहां पर असहयोग आंदोलन चलाया, अपना बोरिया बिस्तरा बांट कर अंग्रेजों को वापस जाना पड़ा। बागेश्वर की क्रांति हो, जहां कुली बेगारी के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, सोमेश्वर में हुआ, सैली जातम में हुआ, खुमाड़ में हुआ, ऐसे अनेकों स्थानों पर उत्तराखंड के अंदर तमाम जो आंदोलन चले उसमें कहीं न कहीं गोविंद वल्लभ पंत जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। भारत की आज़ादी में भी उनका योगदान रहा और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की एकता और देश की अखंडता के लिए जो काम किए उसको आगे बढ़ाने का काम भी किया। और पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी हम सब के लिए गौरव हैं, क्योंकि उन्होंने इस पावन धरती पर जन्म लिया जिस धरती के हम सब वासी हैं। तो आज के इस अवसर पर मैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए, उनका भावपूर्ण स्मरण करते हुए कि हम उनके बताए हुए मार्गों पर आगे चलेंगे। और उन्होंने जो सोचा था कि आधुनिक भारत कैसा भारत होगा, हमारा उत्तराखंड राज्य कैसा होगा, क्योंकि उनकी कल्पना थी कि पहाड़ के प्रति उनका एक अलग प्रेम था। हालांकि उस समय तो प्रदेश हमारा पूरा संयुक्त प्रांत था उत्तर प्रदेश। तो उनके इस जन्म दिवस के अवसर पर जहां हमने उनका स्मरण किया है, बहुत सारी बातों को हमने अपने स्मरण में लाए हैं, आज़ादी और आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद की। वहीं अभी हम लोगों को यह भी ध्यान में रखना है कि जहां हम अभी 22 साल की आयु में पहुंचे हैं, हमारा राज्य 22 साल की आयु में पहुंचा है और अगले 3 साल बाद हम पूरे 25 साल के हो जाएंगे। और हमने संकल्प लिया है जो विकल्प रहित संकल्प और विकल्प रहित संकल्प के आधार पर जहां हमारे राज्य के लिए हम अलग प्रकार के विकास का मॉडल भी चाहते हैं, जिसके बारे में आदरणीय मिशन जी लगातार पैरवी करते रहते थे। अब की बार भाई साहब मैंने भी भारत सरकार की जो नीति आयोग की बैठक हुई थी उसमें मैंने अपनी तरफ से अनुरोध किया था कि जो पूरे देश के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं उन योजनाओं को थोड़ा उत्तराखंड जैसे राज्य और उत्तराखंड राज्य के साथ ही जो हिमालयी राज्य हैं उन हिमालयी राज्यों के लिए अलग प्रकार का मॉडल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारी भौगोलिक परिस्थितियां थोड़ा विषम हैं। विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियां हैं, मैदान भी है, पहाड़ भी है, तराई भी है, भावर भी है। एक ही जिले में 2-2 प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां हैं। देहरादून में हम देख लें तो विकास नगर तक एक जैसा है, विकास नगर के बाद ऊपर अलग है। नैनीताल जिले में चले जाएंगे इसी प्रकार का है, हल्द्वानी से ऊपर जाएंगे तो पूरा पर्वतीय क्षेत्र है। चंपावत में चले जाइए, टनकपुर बनबसा के बाद पूरा पर्वतीय क्षेत्र है। तो इसलिए यहाँ के अनुरूप योजनाएं बननी चाहिए। और वहीं हमारे यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन का भी अत्यधिक हमारे ऊपर दबाव रहता है। हर साल जहाँ हमारी आबादी 1,25,00,000 है तो हमको 7 करोड़ से भी ज्यादा जो आने वाली पॉपुलेशन है उसको भी हम लोगों ने पूरी केयर करनी पड़ती है, हर प्रकार की सुविधा देनी पड़ती है। तो उसके लिए भी हमने नीति आयोग में इसकी बात रखी है। कल हिमालय दिवस था और हिमालय दिवस के अवसर पर हम सभी लोगों ने संकल्प लिया कि जो कल्याण सिंह जी ने मैती आंदोलन चलाया है उसकी आज बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जहां हमारे ग्लेशियर सूख रहे हैं, धीरे धीरे कम हो रहे हैं। 2 मीटर से लेकर 2.5 मीटर तक अभी नया जो शोध हुआ है, प्रत्येक वर्ष ग्लेशियरों की जो लंबाई चौड़ाई है वो कम हो रही है। नदियों का लगातार सूखना हो रहा है। ऐसे गरुड़ गंगा से लेके कोसी और तमाम नदियां जो लगातार 12 महीने बहती थी वो लगातार सूखती जा रही हैं। हम लोग कहीं जाते थे, आप लोग किसी रास्ते पर पहाड़ के जाते होंगे तो आपने देखा होगा पहले की नौले होते थे, धारे होते थे, तमाम स्रोत होते थे।
जगह जगह पर पानी के स्रोत होते थे, वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अभी कई बार आप लोगों को लगता होगा कि बार बार ये वृक्षारोपण की बात होती है, बार बार पर्यावरण संरक्षण की बात होती है, लोग कहते हैं कि पौधारोपण करिए, वृक्षारोपण करिए। तो जो हमारे नए बच्चे हैं कई बार ये भी सोच सकते हैं कि मन में आता होगा कि अरे चलिए सभी तो लगा रहे हैं, अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर कहीं पर भी आपदा आती है, देश के किसी कोने में भी कोई ग्लेशियर फटता है, कोई बादल फटता है, तो ऐसा नहीं है कि हम उससे प्रभावित हुए बिना रह पाएंगे। आज भी धारचूला में हमारे यहाँ आपदा आई है, तो उसका प्रभाव पूरे भूमंडल पर पड़ता है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने संकल्प लिया है कि सब लोगों को इसमें सहगामी बनाते हुए, सहयात्री बनाते हुए, सारे संपूर्ण उत्तराखंड की यात्रा, ये किसी एक व्यक्ति की यात्रा नहीं है, ये हमारे पूरे उत्तराखंड की यात्रा है। और इसको गंतव्य तक पहुंचाने के लिए हम सभी को संकल्प लेना होगा कि हम अपने अपने क्षेत्रों में जो भी काम हमको मिला है, उस काम को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे परिश्रम के साथ, पूरे मनोयोग के साथ हम उसमें लगेंगे और उसको पूरा करेंगे। तो जो हमने संकल्प लिया है कि 2025 तक हम हर क्षेत्र में हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस दिवस पर इतना ही कहना पर्याप्त होगा। पुनः आप सभी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। अब इसके तुरंत बाद ही सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे बीच में होना है। मैं सभी मंचस्थ अतिथियों से निवेदन करूंगा कि मंच के सामने बैठ करके थोड़ी देर कार्यक्रम का आनंद लेंगे। और साथ ही मैं यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ निर्माणा योगशाला की जो योग टीम है, तुरंत मंच पर आ जाएं और